हाँ बेटा, डाउट है आपको इस? सर ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। हाँ ठीक है, पर तो तुम उसे एक वेक्टर फॉर्म में यूज कर रहे हो या ऐसे ही सिंपल यूज कर रहे हो? वेक्टर फॉर्म में सर। वेक्टर फॉर्म में यूज करो, फिर तो हो जाना चाहिए। विद वेलोसिटी v, ये गिवन वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, आइडेंटिकल मास जो कि रेस्ट पर है, सेकंड वन, और आफ्टर कोलिजन यहाँ पर फर्स्ट मास का गिवन है, कैप डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? अब अगर हम मोमेंटम कंजर्व कराएं, सो देखो फर्स्ट बॉल का इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, mv, क्लियर है? और बॉल 2 का तो 0 होगा, ये भी क्लियर है आपको? एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू जो बॉल नंबर 1 है उसके लिए क्या लिखोगे, m then e under root of 3 and this times j कैप, क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके, नाइकेन मास के लिए पूछा हुआ है, अननोन मास आइडेंटिकल मास था तो इसको हमने m और ये ले लिया वेलोसिटी वेक्टर v, यहां तक क्लियर है? यस सर। अभी देखो बेटा m तो कैंसिल हो, उस साइड m कैंसिल हो गया यहां से, ठीक है? और अल्टीमेटली आ जाएगा, अगर आप देखो v एंड कैप माइनस एंड दिस विल बी j कैप टाइम्स अंडर रूट 3 एंड ये हमको यहां से ये वेलोसिटी वेक्टर v मिल जाता है यहां से। अब इसका मॉड्यूलस देखना है, क्वेश्चन में डायरेक्शन भी नहीं पूछा, सिंपल क्वेश्चन था, अगर डायरेक्शन पूछता तो फिर भी थोड़ा होता। अभी इसका मॉड लेना, मॉड निकाल सकते हो ना इसका? दिव्यांश आर यू देयर? यस यस सर। यस सर। मॉड वेक्टर का मॉड तो निकाल सकते हो ना, सिंपल वेक्टर है। हां, मैग्नीट्यूड से यस हो जाएगा। हाँ हो गया क्वेश्चन। यस सर। ओके, और कोई क्वेश्चन है बेटा? यस सर, एक और अपलोड करो सर। आ गया। हाँ बेटा, क्या है डाउट, क्या है आप? सर कोऑर्डिनेट निकल पा रहा है, जैसे एक एलिमेंटल तो रिंग होगा पार्ट इसका। हाँ हाँ ये डिस्क है तो इसका एलिमेंट काटेंगे तो रिंग मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। अब आपको क्या इसका सीएम कैलकुलेट करना है? ये सर लिखा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस r। हाँ हाँ ठीक है। अब बेटा ये बताओ, आपने अच्छे से पढ़ा था ना, वीडियो देखा था, ये हम लोगों ने डिराइव किया था, इसमें तुम्हें डाउट आ रहा होगा, वो मैं समझ रहा हूँ क्या डाउट आ रहा होगा। देखो पहले एक्ससीएम की तो कोई जरूरत नहीं, ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर, वो जीरो हो जाएगा। एग्जैक्टली जीरो, मतलब जहां पे ओरिजिन लिया हुआ वहां पे, ठीक है ना? ओके यस यस ओके, आईसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ वाई डीएम एंड दिस ऑल डिवाइडेड इंटीग्रल ऑफ डीएम, यहां तक तो कोई नहीं होगी मेरा ख्याल है आपको? नो सर, नो सर। ओके, अभी इशू ये आता है यहाँ पर, डीएम भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, इसका आर डिस्टेंस पे डीआर इसका है, एलिमेंट का ये मास कैलकुलेट करने में तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है? नो सर। ओके, अब आपको प्रॉब्लम आएगी इस वाई में। देखो ये पॉइंट याद रखने वाला है, जो सेमी सर्कुलर रिंग होता है उसके सेंटर से, अब ये पॉइंट याद रखने वाला है, अगर आप किताब पढ़ोगे ये सेंटर ऑफ मास का, तो वहां पर हमने ये कई सारे ऑब्जेक्ट के ज्योमेट्रिकल शेप के बताए हैं। ये होता है 2r/π पे, अगर मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि मेमोरी मेरी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए 2r/π पे होता है। तो ये जो y का वैल्यू है दिस विल बी 2r/π, और बाकी डीएम इंटीग्रेट कर दो लिमिट में, सिंपल सा आ जाएगा आपको। यही डाउट था ना आपको? यस सर यस। ओके ओके बेटा, ओके, थैंक यू। ये सबसे पहले आपको ही एक क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर बहुत सारे बुक्स में आते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। टेस्ट लेना और क्लॉक्स, जो भी ड्यूरेशन एग्जाम के लिए होता है एज इट इज वही सिचुएशन हो, आप बेड पे टेबल पे बैठेंगे, ये आपका सेल फोन सभी कुछ स्विच ऑफ होगा, पेरेंट्स से भी कह देंगे कि वो आप ना कहें, या कोई भी डिस्टर्ब है, सफिशिएंट टाइम है, आप कम से कम एक पेपर 2 करोगे तो बहुत बेटर होगा। ड्यूरेशन में वो असेसमेंट करो आप अपना कि कितने क्वेश्चन हुए, क्यों नहीं हुए। सर कि मैं अभी फॉर्मूले रिवाइज कर लूं ना, फिर से फॉर्मूले रिवाइज करने को फिजिक्स में मैं बताता हूं। सपोज आपने एक 4 चैप्टर 5 सोच लिया, उसके एक जगह नोट डाउन किए, नोट डाउन करने के बाद उनको एक बार देख लिया, उसके बाद वो बंद कर दिया, और सामने अपने जहां पेपर या कहीं पर भी 24 आवर के बाद में आपको सेल्फ लिखने वो फॉर्मूले, और वो उस टाइम पे आप 24 आवर के बाद में आप चैप्टर के वो सारे फॉर्मूले लिखने की, और अगर आप 24 आवर के तो फिर से मार्क कर दो 72 आवर के बाद, या 36 आवर 48 आवर के बाद में फिर से लिखने हैं। आप 2 या 3 बार ऐसे करोगे, कभी स्किप नहीं करेंगे। यस सर, थैंक यू लॉट। ओके बेटा, ओके ओके। हाँ या शाश्वत? यस सर, यस सर। हाँ बेटा, क्या डाउट आ रहा है आपको इसमें? सर मेरे को सर इंटेंसिटी वगैरह का रिलेशन नहीं पता लग रहा है बिल्कुल ही इनिशियली से ही। जैसे इंटेंसिटी है, वेवलेंथ। हाँ हाँ
इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? अच्छा, और सर इंटेंसिटी मतलब कि सर एक स्पेसिफिक एरिया में सर कितनी ज्यादा सर वो रोशनी वो फैल रही है और किस पावर के साथ है। नहीं, अगर उसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले तो इंटेंसिटी का इंटेंसिटी मतलब इज होता है पावर हाँ, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, राइट। इसी को हम बोलते हैं, ये इंटेंसिटी होता है, किसी का भी हो, ईएम वेव का भी, किसी सिंपल मैकेनिकल वेव का। सो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये सिंपल सा और बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है कहीं का इंटेंसिटी के लिए। अभी यहां पर जो आपने क्वेश्चन पूछा, आई नॉट इंटेंसिटी इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फिल्टर प्लेट ऑफ थिकनेस डी, प्लेट हैज अ वेवलेंथ और इसका एबल कोफिशिएंट वेरिएबल गिवन है, राइट। द बैंड पास एज ऑफ फिल्टर इज डिफाइंड एज अ वेवलेंथ एट विच इंटेंसिटी पासिंग थ्रू इज आई बाय रो। अब यहां पर देखो ए नॉट, लैम्डा नॉट, रो, ये दे ऑल आर कांस्टेंट। अब आपको यहां पर सिंपल सा बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है? हेलो, बैंडविड्थ होती है सर, बैंडविड्थ सर लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी में कितना डिफरेंस है। अब देखो एनर्जी की भी ईएम वेव का होगा तो आप क्या समझ सकते हैं एनर्जी का क्या रिजल्ट होगा किसी भी वेव का? अगर हम ईएम वेव की बात कर रहे हैं तो ये तो आपको मालूम हो, एचसी बाई लैम्डा, एचसी बाई लैम्डा तो मालूम है ना आपको? यस सर, यस बस हो गया। अभी लैम्डा वेरिएबल गिवन है, पर यूनिट लेंथ वेरिएबल गिवन है। आप देखो यहाँ पर यूनिट लेंथ में वेरिएबल गिवन है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। यस सर, लैम्डा। ओके, बस हाँ, पर यूनिट लेंथ गिवन है ना। देखो यहाँ लैम्डा इज डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ए नॉट विच इज कांस्टेंट, लैम्डा नॉट इज आल्सो कांस्टेंट। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ये लैम्डा डिपेंड कर रहा है, ठीक है? यस सर। ओके, अब आपको बताओ क्या डाउट है? इंटेंसिटी भी क्लियर हो गया, एनर्जी के लिए क्लियर सर इंटेंसिटी सर अब आता है सर ऑप्शन बी जो है, जो प्लेट थिकनेस सर, ये मतलब ये नहीं लग रहा था पता, थोड़ा प्लेट की थिकनेस से फिर उसे रो को फिर हम रेजिस्टिविटी की तरह ट्रीट करने की कोशिश की, फिर भी नहीं हुआ। नहीं, क्यों रो को रेजिस्टिविटी क्यों ट्रीट किया आपने? कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे रो को रेजिस्टिविटी कैसे ट्रीट कर सकते हैं? आफ्टर पासिंग थ्रू द फिल्टर जो टी हो रहा है ये आपको गिवन है आई नॉट बाई रो होता है। रो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई नंबर होगा, ऐसा कुछ दिया हुआ है, देयर इज सम नंबर, ठीक है? यस सर, यस। हाँ, अभी उसको आप रेजिस्टिविटी की तरह डील मत करिए। और सिंपल क्वेश्चन है, आप सिंपल से ट्राई करोगे आपको सामने ऑप्शन दिख जाएगा। सर इसका मतलब ऑप्शन सी हो सकता है ना फिर? मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर बैंड देखो, वैसे तो अभी आप ऑप्शन पे, ऐसे ये आदत खराब होती है कि हम पहले ऑप्शन पे जाते हैं, पहले हमें क्वेश्चन को डीपली समझना जरूरी होता है। ऑप्शन, आंसर, सॉल्यूशन ऑल आर वेस्ट चीजें, उनके ऊपर नहीं जाना चाहिए। हम पहले क्वेश्चन को समझ लें, उसके बाद आंसर के बारे में सोचेंगे। जैसे आप लोगों का तुरंत होता है ना, लग रहा सी होगा या डी होगा, नहीं बी ज्यादा बेटर लग रहा है। सो इस तरह से नहीं जाके हम पहले क्वेश्चन को, ऑप्शन भूल जाते हैं, अपने दिमाग से हटा देते हैं, ठीक है? आप क्वेश्चन में एक एक वर्ड को समझिए, एक एक जो उसमें ना मालूम हो आपको कि हाँ ये, उसको आप पढ़िए, स्टडी कीजिए या पूछिए, टीचर से पूछिए, वो एक बेटर तरीका होता है। ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्वेश्चन समझिए, आंसर सोल्यूशन आ रहा है नहीं आ रहा कोई बात नहीं, डजंट मैटर, क्वेश्चन समझ में आ गया। जिस दिन आप जितने क्वेश्चन ट्राई करो किसी भी बुक से, कहीं से भी, और आपको क्वेश्चन समझ में आने लगे, उस दिन समझ लो आपको आईआईटी, बेस्ट आईआईटी कोई भी कंप्यूटर साइंस ओपन हो गया गेट आपके लिए। Yes, so thank you sir. Okay बेटा, okay. Yes, hello sir. हाँ बेटा, Can we change the focal length of eye lens? Can we change the focal length of Eye lens. आई लेंस? मींस जो हमारे आईज में हो रहा है उसका फोकल लेंथ चेंज करने के लिए। हाँ बेटा देखो, फोकल लेंथ चेंज करने के लिए, वैसे ये अगर हम इसको फिजिक्स के पार्ट से, मतलब वैसे बायोलॉजिकल फिजिक्स के पार्ट से आंसर दे इसका, तो आप जब स्पेक्स पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, तो नेचुरली आपका जो इफेक्टिव किसी के आई साइट में कोई इश्यू है, तो जैसे ही आपने स्पेक्स लगाए तो वहां पर चेंज हो गया फोकल लेंथ, राइट? ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग है। अब अकॉर्डिंग देखें तो जो ऑपरेट करते हैं या कॉन्टेक्ट लेंस वगैरह भी लगाते हैं, वहां भी फोकल लेंथ चेंज होता है। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें, कुछ डिफेक्ट होता है उसको रिमूव कर सकते हैं, फोकल लेंथ नहीं चेंज कर सकते। नीलांजना, Thank you sir. ओके बेटा, ओके। Sir, two resistors R1 and R2 are connected first in series and then in parallel across the same. Compare the potential difference across R1 and yes sir. हाँ बेटा, अपलोड कर दो आप क्वेश्चन अपना। Yes sir, this is the question. Okay, two resistors
and then in parallel across the, यहाँ पे क्या बोला, compare the potential. Yes, sir. ओके मैं सपोज हम रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है, इसका R1 है और R2 है, आपने ये पढ़ा हुआ है ना ठीक से करो कि जब देखें आप यहाँ पर V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ होता है, सिंपल सा, क्लियर है ना आपको? अब सीरीज में सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, प्रोपोर्शनल क्या हो गया R के, सीरीज कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो टू R2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये क्लियर है आपको बेटा? हाँ, अभी V को R1:R2 के रेशियो में, हम पहले सीरीज की बात कर लेते हैं। अब R1:R2 के रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, आप करना आता है ना? सपोज 2:3 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सिंपल, बचपन में बताया जाता है 2:5 सम ऑफ रेशियो क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट करना, इसी तरह से करते हैं। या 3 के पास क्या आएगा, 3/5 और जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो क्या हो गया 10। बिल्कुल ऐसे ही V को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे R1 रेशियो R2, तो R1 के पास क्या, R1 के पास जाएगा R1 into V डिवाइडेड बाय 1 प्लस R2। ये नीलांजला, आर यू देयर? Yes, sir. ओके और R2 ऑब्वियसली R2 R1 प्लस R2, ये तो सीरीज में दोनों के पास हमने रेजिस्टेंस पोटेंशियल को Yes, sir. अब पैरेलल में क्या होता है, अच्छा आप ये बताओ पैरेलल में क्या, दो रजिस्टर हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, Sir, potential same होगा. एग्जैक्टली, वेरी गुड, इसका मतलब इसका क्रॉस भी पोटेंशियल भी होगा, इसका क्रॉस भी पोटेंशियल भी होगा, ठीक है बेटा? Yes, sir. मिल गया ना आपको? देखो, Yes, sir. और कोई डाउट है? Sir, I have a question. हाँ बेटा नीलांजला। Sir, this is my doubt. हाँ बेटा, क्वेश्चन है एंड अ प्लेन मिरर M is are placed in the particular object and mirror right in a straight line path at a uniform speed of in a straight line speed of 2 centimeter per second and 5 centimeter per second, मीन्स यहाँ पर पहले हमने ऑब्जेक्ट बोला है और उसके बाद यहाँ पर बोला है मिरर। ऑब्जेक्ट का स्पीड है, आप इमेजिन कर लो, यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका स्पीड है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मिरर का स्पीड है विच इज गिवन 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा? यही है ना क्वेश्चन? फाइंड एन इमेज ऑफ द एंड ऑफ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में इमेज में क्या शिफ्टिंग होगी, ये पूछ रहा है, कितना शिफ्ट होगा। अभी 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है बेटा, प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? नीलांजना, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ, क्या कॉन्सेप्ट होता है? अभी जो होगा इमेज सिचुएशन में, जो इमेज होगा वो कितने गैप पर होगा? जस्ट 40 सेंटीमीटर पे होगा, जितने गैप पे पर से ऑब्जेक्ट होता है, ये तो क्लियर है आपको? Yes, sir. 40 सेंटीमीटर पे होगा, ओके। अब क्या आप बता सकते हो कि मिरर के मूव करने की वजह से और ऑब्जेक्ट की वजह से इस इमेज का स्पीड क्या होगा? ये आपको आइडिया है कुछ? सबसे पहले ऑब्जेक्ट का स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ड्यू टू दिस, आप सेपरेटली हम लोग हैंडल कर रहे हैं, इसके पास इस डायरेक्शन में होगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड और मिरर के मूव करने पे ऑर्डर रखा है, इस पर्सन का स्पीड विल बी इन दिस डायरेक्शन, वो भी ट्वाइस हो जाता है। मिरर मूव करता है, डायरेक्शन नहीं चेंज होता, मैग्नीट्यूड डबल हो जाता है। Yes, sir. तो ये हो जाएगा 5 का डबल कितना हो गया 10, 10 और 2 अपोजिट में है, मींस स्पीड राइट डायरेक्शन में आ गया 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ओके, पूछा हुआ है दोनों में 10 सेकेंड में स्पीड कितना आया? 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप बता सकते हो 10 सेकेंड में कितना मूव कर जाएगा? अगर 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर मूव तो 10 सेकेंड में कितना मूव कर जाएगा? 80 सेंटीमीटर मूव कर जाएगा। Yes, sir. अब आप सिंपल सा शिफ्टिंग कैलकुलेट कर सकते हो गया? Sir. ओके बेटा, ओके, समझ में आ गया ना आपको? क्लियर? Yes, sir. ओके बेटा, ओके। Sir, can I again? हाँ श्योर, शाश्वत बोलो बेटा। Sir, kindly make me presenter. हाँ हाँ Thank you, sir. Sir, can I ask now? क्या? हाँ हाँ बेटा बोलो, क्या क्या प्रॉब्लम है? Actually, sir, जैसे इन्होंने सर जैसे लिखा था ना, an electron micro has more resolving power than normal microscope. और सर दूसरी स्टेटमेंट उन्होंने दी थी कि de Broglie wavelength इलेक्ट्रॉन्स की जो है लेस है विजिबल लाइट से। तो सर जैसे पावर का रिलेशन होता है ना, जैसे 1.22 लैम्डा बाय डी, ठीक है सर। तो रिजॉल्विंग पावर सर वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है इस तरह से। तो सर फिर इन्होंने फिर ऊपर दिए हुए कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की लेस है, मतलब वेवलेंथ लेस है इलेक्ट्रॉन की, पर तब भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज्यादा रिजॉल्विंग पावर दे रहा है। सर वो फिर थोड़ा मतलब समझ नहीं आ रहा। अच्छा लैम्डा डीबी क्या होता
डीबी होता है h/p, h/p होता है ना लेमडा डीबी मोमेंटम। यस सर। हाँ हाँ, p मोमेंटम होता है। अब डे ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन लाइट, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट, यही आपको स्टेटमेंट 2 में डाउट आ रहा है ना बेटा? यस सर। अभी देखो डीबी h/p, p मींस यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो p विल रिप्लेस बाय mv, क्लियर है? या हम इसको √2m दैट वो लिख सकते हैं। पर ये जो विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं, ये विजिबल लाइट का अगर आप लेमडा डीबी लिखोगे तो क्या होगा यहाँ पर? लेमडा डीबी डे ब्रॉगली h/μc। विजिबल लाइट हो तो उसका तो फिक्स होता है ना 4000। देखो विजिबल लाइट का तो 4000 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली 7000 एंगस्ट्रॉम होता है ना। आप वहां से कैलकुलेट करने लगे फॉर्मूले से। लेमडा डीबी डुअल नेचर को शो करता है ना, डुअल नेचर इक्वल्स टू mc स्क्वायर इक्वल्स टू और sc बाय लेमडा से इक्वेट करते हैं, तभी तो ये क्वेश्चन आता है हमारे पास। यस सर डुअल नेचर को। हाँ, तो आप फॉर्मूले से मत शो करिए। जो विजिबल लाइट होगा उसका वेवलेंथ तो फिक्स है, अराउंड 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर भी हो सकता है। यस सर। हाँ, अब बताओ आपको क्या डाउट है? यहां तक तो क्लियर हो गया ना आपको बात? देख दो सर की स्टेटमेंट सर, फिर यही होगा ना कि वो स्टेटमेंट फॉल्स होगी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिजॉल्विंग पावर कम होगी ना फिर तो। इलेक्ट्रॉन माइक्रो, अब स्टेटमेंट 1 में जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज अ मोर रिजॉल्विंग पावर देन नॉर्मल माइक्रोस्कोप। तो अब रिजॉल्विंग पावर लेमडा पे डिपेंड करता है, ठीक है? यस सर। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो लेमडा होता है वो कम होता है या ज्यादा होता है? मतलब जो वेवलेंथ यूज करते हैं हम लोग, जो लाइट यूज होती है वो कम होता है। कैसे कैसे कह रहे हैं आप सर? के इलेक्ट्रॉन की स्पीड थोड़ी कम होगी क्योंकि इन्होंने नीचे लिखा है डी ब्रॉग। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। नहीं है ना सर? हाँ, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। यस सर। क्लियर हो गया ना आपको? सर मतलब कि स्टेटमेंट दोनों फिर तो वो गलत हुई ना फिर तो। हाँ, हो सकता है। कहाँ किसी बुक में क्वेश्चन है ये? सर बुक का नहीं सर, 26 आया हुआ था ना मेरी शिफ्ट में। अच्छा। हाँ, कुछ क्वेश्चन में ग्रेस मिलना है, आपने अगर देखे होंगे कुछ क्वेश्चंस 4-5 क्वेश्चन थे सर, वो तो मेरी शिफ्ट में एक ही पेपर 4-5 सिर्फ फिजिक्स में थे? ऐसा नहीं हो सकता सर। फिजिक्स में सर शायद से अप्रोक्सीमेटली 2 थे और मैथ्स में 1 to 2 बोल रहे हैं। हाँ, होता है। जेई मेंस में वो एवरी ईयर वो उनका वो हिस्ट्री है हमेशा रहता है। सर एक लास्ट क्वेरी ये थी ना सर, जैसे कि एक जैसे कि सर वो क्या मतलब स्पीड कैलकुलेट करके हमने टेंशन कैलकुलेट करनी थी ना। मतलब कि जो हमें मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन आया तो सर तो मेरा आंसर उन्होंने लिखा हुआ आंसर 12 ना सर, पता है मेरे यानी शायद डेसिमल प्लेसेस की 0 को इग्नोर करके ना उन्होंने आंसर 12 लिखा और मैंने आंसर वही 1.2 लिख दिया हुआ है डेसिमल प्लेसेस की 0 को इग्नोर करके। तो फिर मतलब ये गलत होगा ना फिर तो। ये तो गलत हुआ डेसिमल प्लेसेस को इग्नोर करके। हाँ, ये तो गलत होगा क्योंकि डेसिमल प्लेसेस को इग्नोर करने का मतलब कुछ और हुआ ना। आपने तो मतलब उसका आंसर चेंज हो गया ना, इसलिए। सर थैंक यू। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ बेटा, हाँ, क्या डाउट है बेटा नीलांजना? सर आई एम प्रेजेंट सर दिस। हाँ बेटा, असर्शन रीजन में डाउट है आपको? यस सर। हाँ, क्या डाउट था इस क्वेश्चन में? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप is greater than the produced at the straight current carrying conductor। उसका लेंथ वगैरह नहीं गिवन है, इनफाइनाइट लेंथ ले सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है, या कट गया है आपने जब स्कैन किया, कोई बात नहीं। सो क्या आप बता सकते हो करंट कैरिंग लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का? नीलांजना, आर यू देयर? सर फॉर्मूला आई डोंट नो। ओके, देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है Ni/2R, ये फॉर्मूला होता है। N नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, मींस यहां पर ये I पे और R पे डिपेंड कर रहा है। ये फॉर्मूला आपको फॉर्मूले याद रखने चाहिए, मैग्नेटिज्म फॉर्मूले हैं और फॉर्मूले बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद स्ट्रेट जो कंडक्टर होता है, जहां पर ये स्ट्रेट कंडक्टर की बात कर रहे हैं,
और ये कुछ इस टाइप से, अभी लेंथ उसका नहीं गिवन है, वी विल टेक यहाँ पर या सेम दिया हुआ प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट कंडक्टर, अगर सेम है कंडीशन ये R है। अब मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फॉर स्ट्रेट कंडक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I and in bracket sin alpha plus sin beta। क्लियर है बेटा? ये आपने कभी पढ़े हैं ये फॉर्मूले? ओ बेटा फिर तुमने थ्योरी नहीं पढ़ा आपने फिर? Sir, I'm in class 10. क्लास 10th में हो? Yes. ये क्लास 10th में हो तो फिर ये आप, अब ये मुझे नहीं मालूम आपके सिलेबस में है या नहीं है, मुझे ये आइडिया नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एवरी सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर, magnetic field every part of current carrying circular loop is at its center। बेटा अगर आप 10th में हो तो फिर जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस रिजल्ट, एग्जैक्टली मेरे को लगा नहीं कि आप 10th में हो, तो फिर आपको क्या डाउट है? अच्छा बताओ, ये तो थ्योरेटिकल पॉइंट हो गया। राइट हैंड रूल यूज करना आता है? हम आपको 10th के अकॉर्डिंग बताते हैं। हाँ, राइट हैंड रूल, सपोज कैरिंग कोई इस टाइप से, और इसके सेंटर पे अगर आप राइट हैंड रूल यूज करोगे, मतलब आप अपने थंब करंट के डायरेक्शन में अप्लाई करोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आप उस तरह से व्यू देखो तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। और रीजन जो दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एवरी पार्ट ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज इन द सेम डायरेक्शन एट इट्स सेंटर। आप इसका देखोगे तो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, इसका देखोगे तो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, इस पार्ट का देखोगे तो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। मतलब अगर आपको राइट हैंड रूल यूज करना आता है, दैट मींस दिस रीजन, जो अगर स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, तो दिस इज करेक्ट वन। हेलो, Yes, sir. हाँ, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी इशू आता है असर्शन के लिए। अब असर्शन के लिए आपको अगर ये मालूम है, क्योंकि आप 10th में है तो शायद 10th के सिलेबस में भी नहीं हो, तो आप सिंपल सा इसको याद रख सकते हैं। फिर आप कि मैग्नेटिक के कंपेयर में, अब अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एडिशनल डेटा होता है वो साइन अल्फा साइन। सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। Okay, sir. ठीक है बेटा, जब आप नेक्स्ट ईयर 11th में आओगे, 11th में मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, 11th में सिलेबस में नहीं है, 12th में है बेसिकली, तो आपको ये फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे, फिर आप ये फॉर्मूले क्लियर बेटा। ओके बेटा, ओके, ऑल द बेस्ट।